नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश में मोहनलाल यादव, दोनों ने कमान संभाल ली है। नया नेतृत्व, वहां डॉक्टर रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव। अब बारी है राजस्थान की। लंबा समय बीता है, 2 बार चीफ मिनिस्टर रही हैं वसुंधरा राजे, लेकिन वहां उनके स्थान पर अब भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तरह नेतृत्व परिवर्तन करके नया चेहरा लाने का फैसला किया और उसे बिना किसी बाधा के जमीन पर उतार दिया। सीधे जुड़ते हैं जयपुर से संजय दीक्षित जी के साथ, और राजस्थान का मामला है तो उनसे बेहतर रोशनी कोई डाल नहीं सकता है। संजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को। एक भजन लाल तो हरियाणा में हुआ करते थे, उनका भी लंबा दौर बीता है एज चीफ मिनिस्टर, और एक भजन लाल अब वो कांग्रेस की तरफ से थे, ये बीजेपी की तरफ से हैं, और राजस्थान में उनको चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला किया गया है। जब पहली बार आपने भजन लाल शर्मा का नाम सुना, जो पहली बार ही विधायक बने हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी, आपकी सोच क्या थी, आपके दिमाग में क्या आया? देखिए, कुछ इस प्रकार की हिंट तो हो गई थी कि यहाँ पे सामान्य वर्ग का कोई बनेगा, और सामान्य वर्ग के हिसाब से यदि आप देखें तो इस घोषणा के थोड़ी देर पहले, लगभग 2 घंटे पूर्व जो मैंने वीडियो किया था, तो उसमें मैंने 2 दृष्टिकोण से इसका विश्लेषण किया था कि यदि महिलाएं बनती हैं तो कौन-कौन महिलाएं हैं रेस में, और उसमें मैंने वो इंगित किया था। और यदि ब्राह्मण वर्ग से बनता है तो कौन बनेगा, तो उस ब्राह्मण वर्ग में मैंने जो 3-4 विधायकों का नाम लिया था, उसमें भजनलाल शर्मा जी का भी नाम लिया था। जी। और यह उसमें एक परंतुक अवश्य डाला था कि भाई कि भजनलाल शर्मा जी वैसे तो संगठन में बहुत लंबे समय से हैं, लेकिन वो फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, तो क्या फर्स्ट टाइमर को बनाएंगे ये एक क्वेश्चन मार्क अवश्य डाला था। लेकिन आप तो जानते हैं कि वो हमारे जो मोदी जी हैं, वो इस प्रकार की सरप्राइजेज, इस प्रकार के चौंकाने वाले फैसले किया करते हैं, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो संगठन का अनुभव है वो अधिक महत्वपूर्ण है, और संगठन के अनुभव को उन्होंने विधायकी के अनुभव से अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए संगठन के अनुभव को, संगठन का भी तो अनुभव होता है ना अपना, ऐसा तो है नहीं कि संगठन का अनुभव बिल्कुल ही सही, बेकार होता सही। है। तो संगठन का अनुभव उनका इन सबसे, जो बाकियों के जिनके ब्राह्मणों के नाम लिए थे मैंने, उनसे अधिक था। तो वो संगठन के अनुभव से, और एमएलए तो वो बन ही गए थे। अच्छा, एमएलए बनाने में भी भूमिका थी कि भरतपुर से टिकट चाहते थे, और उनको सांगानेर, जो यहाँ सबसे सुरक्षित सीट मानी जाती है, 2003 से लेके आज तक वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 25,000 से अधिक वोट से ही जीती है हर बार, तो अत्यधिक सुरक्षित मानी जाती है, तो उससे टिकट दिया। तो मैं ये कहूँगा कि सरप्राइज़ तो, लेकिन एब्सोल्यूट सरप्राइज़ कम से कम हमारे लिए, जयपुर वालों के लिए नहीं थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को हटा के और एक मोहन यादव को लाने के फैसले से यह तो स्पष्ट हो गया था कि भाई महारानी तो नहीं बनेगी। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि जब शिवराज चौहान को नहीं बनाया, जिनकी सरकार थी और जिनकी सरकार के नाम पे दोबारा सरकार आई है, जब उनको नहीं बनाया, महारानी का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तब फिर ये हो गया कि भाई कौन, अब कौन, तो फिर वो भी अपेक्षाकृत आसान हो गया था। छत्तीसगढ़ में जनजाति है, और यहाँ पर एक ऐसी यादव यानी ओबीसी, जो कि वहाँ पर सबसे छोटी जातियों में से ही है, लगभग 3% ही यादव हैं मध्य जी, प्रदेश में। जी, जी। तो ये स्पष्ट हो गया था कि भाई ये
SC ST और OBC ये तो आउट, यहाँ बनना तो जनरल से ही है। तो अब जनरल में क्या, तो जनरल में एक तो ये था कि भाई अब आप इसको नैरो डाउन कीजिए, तो जनरल में महिला, तो महिला और राजपूत, दिया कुमारी। राजपूत में एक ये फैक्टर आता था कि साहब की पहले से ही उत्तर भारत में एक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं और योगी आदित्यनाथ को भी राजपूत कोटे में ही गिना जाता है, तो क्या तीसरा राजपूत ही लेंगे। फिर एक हिंट ये मिल रही थी कि भाई ये यादव वाला उत्तर प्रदेश को 80 के 80 लाने के हिसाब से तो नहीं किया गया कहीं, तो अगर वैसा है तो फिर ब्राह्मण की यहाँ पर जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं उसमें सबसे नंबर 1 पे ये हो गया था। लगभग मैं कहूँगा कि 50-60% विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि यहाँ ब्राह्मण वर्ग से ही बनना जो है वो संभव है। महिला यदि ब्राह्मण होती तो मैं आपको कह सकता हूँ कि वो महिला ब्राह्मण को संभवतः सबसे ऊपर रख लिया जाता, लेकिन जब ब्राह्मण वर्ग की बात आई तो उसमें फिर ये संगठन या विधायक इस प्रकार से देखते हुए एक संगठन से बना दिया। एक संगठन के जो लगभग 15 वर्ष से लगातार प्रदेश महामंत्री था, तो उसमें मुझे लगता है कि हमें इतना आश्चर्य नहीं हुआ जितना बाहर वालों को हुआ। संजय जी, तीनों स्टेट में नए चेहरे दे दिए गए। रमन सिंह को नहीं बनाया गया, शिवराज चौहान को नहीं बनाया गया, वसुंधरा को नहीं बनाया गया। अब 2-3 बातें कही जा रही हैं कि एक तो आम से चेहरे जो मीडिया में सुर्खियों में नहीं थे, उनको ला करके एक संदेश संकेत दे दिया बीजेपी ने, जो उनका तरीका है कि संगठन में काम करने वाले अननोन से जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको भी संदेश कि भाई एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और इतने सामान्य परिवारों के लोग अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है, ऐसा संगठन है जहां वंशवादी चेहरों को या परंपरागत चेहरों को ही अवसर नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी कर्नाटक में भी हमने देखा है, तो वहां फिर से सिद्धारमैया और वही DK शिव कुमार, या हरियाणा में बनते हैं तो वही हुड्डा या कोई उनके खानदान जो दूसरे हैं उनके चश्मो चराग, इसी तरीके से खानदानशाही वहां चलती है और शायद कांग्रेस का जो भट्टा बैठा है उसकी वजह भी वही है। तो एक तो ये चर्चा चल रही है कि सब कठपुतली बना दिए हैं अब भाजपा नेतृत्व ने, अब तो जैसा केंद्र चाहेगा वैसा ही होगा। अब राजस्थान के बारे में तो हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत महारानी की मनमानी चलती थी, वो ज़्यादा ऊपर वालों की सुनती नहीं थी, पर बाकी 2 प्रदेशों के बारे में तो ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो फैसला हुआ है? और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो महारानी की बात आप करते हैं, तो महारानी तो ना तो ऊपर वालों की सुनती थी, ना किसी नीचे वाले की सुनती थी, ना वो पब्लिक की सुनती थी, ना वो हाई कमांड की सुनती थी। वो तो अपने ही एक राजशाही अंदाज में एक प्रजातंत्र में एक जिसको हम कहें कि एक अलग ही तरीके का एक स्वेच्छाचारी तंत्र बना रखा था यहाँ पर तो, और बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं निरंकुश शासन जिसको आप कह सकते हैं, वो यहाँ डेमोक्रेसी के नाम पे चलाया पहले 5 साल और बाद के 5 साल भी। और उसमें महारानी की इच्छा ही सर्वोपरि थी, और वो इच्छा जो है वो आवश्यक नहीं थी कि वो इच्छा जो है वो नियमों के अनुरूप हो, या वो इच्छा जो है वो उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार सम्मिलित ना हो, ऐसा भी नहीं था। अधिकतर फैसले अपने लोगों को, यानी अपने लोगों का मतलब जो उनका जो एलीट सर्कल था उसमें लोगों को फ़ायदा देने के लिए होते थे, और ऐसे फैसले होते थे कि लोग दाँतों तले उँगली दबा लेते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें यहाँ पर जब कभी भी दंगे हुए तो हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। जी, जी। उनके जो बिल्कुल जो इनर सर्कल था उसमें मुस्लिम मेजॉरिटी थी। जो सबसे उनके निकटस्थ थे यूनुस खान, जो बिल्कुल एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं कि प्रतिछाया की तरह उनके साथ रहते थे, उन्होंने अपने सरकारी बंगले में शिव मंदिर बना था, उसको तोड़ दिया। ओहो! बाद में बहुत हल्ला हुआ, लोगों को पता चला तो उसको फिर से बनवाया गया। लेकिन बात तो बाहर आ गई ना सारी की सारी।
तो ये जो इस प्रकार के कारनामे जो हैं वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि जो मध्ययुगीन राजा हुआ करते थे ना, जो निरंकुश, बर्बर, एक तरह से पूरी तरह से स्वेच्छाचारी, कोई उनका धर्म उनका केवल और केवल अपने लिए, स्वांग खूब, आप मंदिर जा रही हैं, ये कर रही हैं। हम लोग तो बड़े मज़े से जोक किया करते थे, मैंने कहा साहब ये महारानी साहिबा दर्शन करने जाती हैं या दर्शन देने जाती हैं? भगवान के यहाँ भी जब वो जाती थी तो बाकी सब कोई साधारण व्यक्ति जाता है, वैसे ही जैसे वीआईपी लोग जाते हैं, तब उनके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि भई ये लोग दर्शन करने नहीं जाते, ये भगवान को दर्शन देने जाते हैं। स्पेशल अरेंजमेंट ये वो सब करके तो ये इतना अधिक था कि मतलब लोग आजिज़ आ गए थे, उकता गए थे। और इस बार जो इन्होंने पूरा सारा स्वांग रचा, वो आप देखिए कि इनकी पैठ जो थी वो विधायकों-विधायकों में तो काफ़ी थी। जी, पब्लिक जी। तो बिल्कुल, मैंने तो कई लोगों से पूछा, वो कहे कि साहब हम बस यही घबराते हैं कि ये रानी वापस नहीं आ जाए। तो आप देख रहे हैं ना, 115 सीटें ही आई हैं। हमारा आकलन जो था, मेरा आकलन जो था वो अधिक था। मेरा आकलन यहाँ लगभग सदैव सही ही रहा है। जी, तो जी। 130 की जगह जो 115 पे जो सिमट गई, उसके 2 कारण। एक तो महारानी ने खुद ने तोड़-फोड़ की, जम के। और जो 8 निर्दलीय जीते, उसमें से 7 जो थे, वो महारानी के खड़े किए हुए थे। लेकिन आप ये देखिए कि किस प्रकार की विडंबना है कि उन 7 ने आके पार्टी को समर्थन दे दिया। महारानी बाड़ेबंदी करना चाह रही थी, तो उन्होंने सबने आके पार्टी को समर्थन दे दिया। तो ये सिद्ध हो जाता है कि भई ये जो कुछ भी आप ये करते हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो ये सब जानते हैं कि भई पार्टी के बाहर कुछ नहीं चलता। तो बिल्कुल सही है। इसलिए कोई भी इनके झांसे में आया नहीं। इन्होंने उठा-पटक कम नहीं की। आपने देख ही लिया होगा कि वो जो रिज़ॉर्ट कांड हुआ था, इन्होंने तो उसमें केवल इनका ही जो क्षेत्र है, जो झालावाड़, बारां, जो इनके पुत्र की जो लोकसभा सीट है, उसके ही 4-5 जो एमएलएज़ थे, वो उसमें आए और कोई नहीं आया। जी, जी, जी। तो प्रयत्न इन्होंने तोड़-फोड़ करने का किया, पूरा किया, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत ही परिपक्वता से, बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल किया और एक रानी की विदाई कर दी। अब कोई रानी यदि अब कोई आगे बनना भी चाहती है, तो मुझे लगता है कि उसको पूरी तरह से साधारण जन के रूप में आना पड़ेगा। और हो सकता है इसी कारण दिया कुमारी को भी पीछे रख दिया गया हो कि लोग जो हैं अब रानी के नाम से उकता गए थे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बड़ा संकेत भी आप दे रहे हैं। संजय जी, 2018 में जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों में कांग्रेस जीत गई थी और उसके 6 महीने के भीतर जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तो तीनों ही स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया था। राजस्थान में बेनीवाल की सीट को छोड़ दें तो सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को और बाद में बेनीवाल भी उन्हीं के साथ। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में बेनीवाल छिंदवाड़ा। के साथ में तो पूर्व गठबंधन ये था। जी, जी। बेनीवाल के मध्य साथ ये प्रदेश पूर्व गठबंधन था। मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा को छोड़ कर के सारी सीटें जीत ली और छत्तीसगढ़ में भी 11 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ी थी। इस बार तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश सीटें मानी जा रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब तीनों इन स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार है। महाराष्ट्र में जो 2 दल हुआ करते थे, एक शिवसेना उद्धव ठाकरे, उसमें टूट-फूट हो चुकी है, एनसीपी में टूट-फूट हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात की सभी 26 सीटें कम से कम 2 चुनाव में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में पड़ती रही हैं। दिल्ली की साथ मिलती रही हैं दोनों चुनाव में। हरियाणा की पिछली बार तो 10 की 10 सीटें मिल गई थी। उत्तराखंड और हिमाचल भी बीजेपी का गढ़ माना जाता है आज की तारीख में। तो क्या हम मान लें कि अब 2024 को लेकर किसी तरह की संशय बाकी बची नहीं है? लगता तो नहीं है। देखिए एक ये जो नॉर्मल सा जो अभी हम देख के आ रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार से इंडिया अलायंस ने ऐसा कोई भी, मैं कहूँगा कि
विश्वास लोगों में नहीं जगाया है कि जिसके कारण लोग ये माने कि वो इस स्थिति में कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। और जो स्थितियां हुई हैं वो पिछली बार भी जो हुई थी कि जो विधानसभा में वोट मिला 2014 से लगातार हम देख रहे हैं, 2014 से हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इन प्रदेशों में जहां उसकी प्रेजेंस है वहां पर विधानसभा चुनाव के तुलना में लगभग 10% वोट अधिक मिल रहा है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कोई ऐसा मानने का कारण है कि इस स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो वोट जब मोदी के नाम पे पड़ेगा तो वो अलग तरह से पड़ेगा। तो ये जो 10% का अंतर है वो उसको तो मुझे नहीं लगता पाट पाएंगे। अभी आप देखिए राजस्थान का उदाहरण ले लें तो राजस्थान में पिछली बार 39% वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, और लोकसभा में वही बढ़ के हो गया 58, यानी 19% की राइज, 19%। तो मध्य प्रदेश में तो लगभग बराबरी थी, राजस्थान में तो हारी थी, छत्तीसगढ़ में भी हारी थी, और छत्तीसगढ़ में भी आपने देखा कि 10% से अधिक वहाँ भी राइज हो गया और वहाँ भी 11 में से 9 सीटें जीत गए। तो यदि यहाँ पर कुछ उल्टा कर सकते, जैसे मान लीजिए कि राजस्थान में ये रिपीट कर लेते, हालांकि उसकी कोई संभावना इसलिए नहीं थी क्योंकि अशोक गहलोत स्वयं में एक प्रकार से आत्मघाती सारे के सारे उनके रवैये थे। जी जी। तो इसलिए लग ही नहीं रहा था कि कोई भी संभावना है, और वही हुआ। अभी तो 69 सीटें तो जो मैं सोच रहा था उससे काफ़ी ज़्यादा आ गई, और उसमें महारानी का रोल है, क्योंकि यहाँ हम कहते हैं यहाँ पर पिछले 25 साल से, 25 तो नहीं कम, 20 साल से यहाँ पर अशोधरा सरकार चल रही है। अशोक और वसुंधरा को मिलाकर अशोधरा सरकार। तो ये अशोधरा सरकार आपस में जो मिल बांट के चल रही थी, उसी के रूप में आप देखिए कि फिर से ट्राई यही किया गया कि भाई किसी भी तरह से 90 से सीटें ऊपर नहीं आवे, 90 से सीटें ऊपर नहीं आवे, ये महारानी का पूर्ण प्रयत्न था। इस पूर्ण प्रयत्न में वो असफल हुई। हमारे जनता जनार्दन जो है वो बच गई उनके षड्यंत्रों से, और अब हम उनको विदाई दे सकते हैं, कह सकते हैं कि महारानी जी अब महल में बैठो। अब आपका जो है, वैसे भी पिछले 5 वर्ष तक तो वो महल में ही बैठी रही थी, जब चुनाव आया तो अचानक एक्टिव हो गई। तो इस तरह के महलों में रहने वाली और महलों से नीचे देखने वाली, पूरी जनता जनार्दन को अपने से हीन समझने वाली ऐसे लोगों की अब यहाँ आवश्यकता नहीं है, न राजस्थान में न पूरे देश में। बाकी स्टेट का तो मैंने नाम लिया, मैंने दो। जी जी। सिस्टम था ना वो, जो एलीट सिस्टम का ये लास्ट प्रोडक्ट है, और ये सही। मुझे लगता है कि अकेला ऐसा एक प्रोडक्ट बच गया था। और जो इनके साथ में लोग हैं, जैसे आप देखिए कि इसी परिवार के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके बिहेवियर में भी इतनी एरोगेंस नहीं है जितनी इनकी है। जी हाँ, जी हाँ। और थोड़ी बहुत जो थी, पब्लिक ने झटका दे दिया था पिछली बार। और अगले सवाल पर जाने से पहले एक टिप्पणी मैं अशोक गहलोत के बारे में ज़रूर लूँगा। अशोक गहलोत का किस्सा खत्म है क्या? राजनीति खत्म है क्या? या अभी कुछ बचा है और अशोक गहलोत कांग्रेस का में? हम इसलिए नहीं कह सकते कि अशोक गहलोत के पास बहुत ही डीप पॉकेट्स हैं। उनके पास पैसा उन्होंने अथाह कमा रखा है, और उस पैसे से ही उन्होंने 10 जनपद को लंबे समय तक एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ब्लैकमेल किया है, और 10 जनपद वो इतना निर्बल हो चुका है कि वो कुछ कर पाने की स्थिति में होगा या नहीं होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। यद्यपि यदि देखा जाए तो पार्टी की दृष्टि से उनको कमान सचिन पायलट को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट लोकप्रिय नेता हैं, वो उन्होंने दिखा दिया। एक मैं ये भी कहूँगा कि जो सचिन पायलट के जो प्रभाव क्षेत्र के जो आपके चुनाव क्षेत्र थे, वहाँ से उन्होंने अपने समर्थकों को विजय दिलवाई है। जी, जी। कई क्षेत्र जो उनका जो क्षेत्र है, टोंक है, या जहाँ-जहाँ वो गए और उन्होंने प्रचार-वचार किया, वहाँ पर परफ़ॉर्मेंस दूसरे स्थानों के तुलना में अच्छी रही है। तो इसलिए सचिन पायलट को आगे करने में ही इनकी भलाई है, लेकिन वो
ये नहीं करेंगे। वैसे जहाँ तक तुलना की बात है भारतीय जनता पार्टी से, तो भाई कांग्रेस में तो कोई संगठन है ही नहीं। आप भी जानते हैं कि कांग्रेस का सारा संगठन ऊपर से थोपा हुआ होता है, नीचे से उठ के तो कोई आता ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पर सही। ये सोचना भी निरर्थक है कि साहब वहाँ से कोई भजन लाल शर्मा जैसा व्यक्ति आ जाएगा, जो 2000 से 2005 में अपने गाँव का सरपंच था। भजन लाल शर्मा कम से कम राजस्थान के इतिहास में तो ऐसे पहले हैं जो सरपंच से उठ के चीफ मिनिस्टर बने। ऐसा कांग्रेस पार्टी में संभव नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इज़ ऑफ द एलीट्स, बाय द एलीट्स, फॉर द एलीट्स। अच्छा, मैंने जो नाम लिए थे प्रदेशों के, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल के लिए मैंने पश्चिम बंगाल का जिक्र नहीं किया था, बिहार का जिक्र नहीं किया था। आपकी दृष्टि में ये दोनों स्टेट कैसा बिहेव करने वाले हैं 2024 में? ये पश्चिम बंगाल में कुछ तो रिकवर किया है, जब से इन्होंने शुभेंदु अधिकारी को बनाया है तब से, और कुछ तो रिकवर किया है, क्योंकि वहाँ पर सही पूछें तो सपोर्ट तो बहुत है, लेकिन वहाँ पर एक प्रकार का आतंक है। तो कोई भी जो वोट देने आता है उसको ये लगता है कि भई इस आतंक से हम कैसे बचेंगे, कि क्या जिसको हम वोट देंगे वो हमें इस आतंक से रक्षा करने में सक्षम है। आपको ध्यान होगा जब विधानसभा में विधानसभा के चुनाव के बाद में जब आतंक फैलाया गया था, और उस समय भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एक प्रकार से हेल्पलेस सी खड़ी हुई थी। तब हमने और आपने मिल के ये निष्कर्ष निकाला था कि भई इससे तो लोकसभा में बिल्कुल ये ज़ीरो पे चले जाएँगे। और उसके बाद के जो हमने कुछ पोल्स किए थे, उसमें परिणाम भी यही आए थे, जिसमें बताया था कि भई आपकी 2 से 5 सीटें ही अब आ सकती हैं। क्योंकि लोग इतने डरे हुए हैं कि वो आपको वोट देने बाहर निकलेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उनको बचाने में सक्षम नहीं। लेकिन जी। शुभेंदु अधिकारी को लाना इनका एक जो अच्छा निर्णय था, तो शुभेंदु अधिकारी को ही सामने रख के ये चल रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी ने वापस वो एक माहौल बनाया है, और वो वापस जो है वो उस स्थिति में है जहाँ पे वो रेज़िस्ट भी कर रहा है ग्राउंड पे खड़ा होके। तो उस कारण जो है वो स्थिति वापस बनी है। और कुछ इन्होंने जो लीगल तरीके से भी ममता को घेरा है, जो ईडी-वीडी का फंदा वगैरह डाल के, उस कारण भी ममता बनर्जी थोड़ी-सी डिफेंसिव हैं। तो मुझे लगता है कि रिकवर तो इन्होंने किया है, 10 से तो ऊपर पहुँच जाएँगे ये वापस। अब चुनाव जैसे-जैसे निकट आता है तब से और कैसा माहौल बनता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे तो मैं देख रहा था कल जो आपके टाइम्स नाउ पे जो दिखाया जा रहा था ओपिनियन पोल, उ उसमें तो 16 से 19 बताई जा रही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो यदि वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो लगभग पिछली बार की तरह ही हो जाएगा। और आगे-आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा वो देखने वाली बात है। ममता बनर्जी जो है वो भी समझ चुकी हैं संभवतः इसको, कि ममता बनर्जी की ये तो ख़ासियत है कि वो उनके जो कान हैं वो बिल्कुल धरती से लगे रहते हैं, और ज़रा-सा भी कोई थोड़ी-सी भी कोई वहाँ पे जुम्बिश होती तो उनको पता चल जाती। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में तो मुकाबला होगा, और अच्छा मुकाबला होगा। जी, जी। बिहार और की तरफ बिहार? तो बिहार का तो नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। अब उन्होंने अडानी को बुला लिया है, अपनी में बिज़नेस इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अडानी को बुला लिया है। और जो इंडी अलायंस बाकी है, वो अडानी को गाली देता है, विशेषकर से कांग्रेस। उनको तो लगता है कि साहब कि अडानी तो अछूत किस्म का व्यक्ति है, कोई उसको हम टच भी नहीं कर सकते। तो ये जो नीतीश का जो कन्फ्यूज़न है, वो इसको डिरेल करेगा बुरी तरह से। कुर्मी और कोहरी को तो इन्होंने अलग कर ही दिया है, अब आगे इनका क्या होने वाला है, ये कितनी सीटें ये कर पाएँगे, क्या सिर-फुटअव्वल होगी इनकी सीटों के बँटवारे में। कांग्रेस जो है वो पहले तो बहुत ही चौड़ी हो गई थी कर्नाटक के बाद, अ, अब जो है वो थोड़ा-सा डाउन है। तो यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ये किस तरह से सीटों का बँटवारा करते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि पिछली बार जो 17 सीटें जीती थी आपके भारतीय जनता पार्टी, ओवरऑल तो वो 40 में से 39 जीते थे एनडीए वाले, जी, जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 17 जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी की खुद की सीटें तो बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि वो 24 से 30 तक सीटें कॉन्टेस्ट करेंगे।
चिराग पासवान ने बहुत अच्छा अपना एक मूवमेंट चलाया है और वो काफ़ी कनेक्ट उसका बढ़ा है, काफ़ी अपील है। तो चिराग पासवान के साथ में लेने से और बाकी आपके उपेंद्र कुशवाहा इत्यादि के साथ में आ जाने से, ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो करेंगे। और दूसरी बात ये है कि इन 3 चुनावों में बाजी पलटने का और एक भारतीय जनता पार्टी का स्वीप होने का जो सबसे बड़ा जो इसका जो संदेश गया है वो ये है कि वो जो जाति जनगणना वाला मुद्दा था ना, वो नेपथ्य में चला गया। अब जी, जी। कोई, मुझे नहीं लगता उसकी अब कोई उपादेयता बची है। जी। बड़ी बात आप कह रहे हैं और चलते-चलते इस पर भी एक टिप्पणी ज़रा कर दीजिए। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की है, आम अननोन से कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बनाना, छत्तीसगढ़ को एक वनवासी, आदिवासी चेहरा देना और उनके साथ एक ओबीसी और एक ब्राह्मण को लगाना डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर, मध्य प्रदेश में ओबीसी कार्ड एक यादव को चीफ मिनिस्टर बनाना जिसका प्रभाव बिहार में भी पड़ेगा, हरियाणा में भी पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। जहाँ-जहाँ यादव हैं, एक सकारात्मक संदेश तो जाएगा। उसका कितना लाभ मिलेगा वो बाद की बात है। लेकिन वहाँ ओबीसी को चीफ मिनिस्टर बनाना, दलित और ब्राह्मण को उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाना। राजस्थान में जो सोशल इंजीनियरिंग की है, एक सामान्य वर्ग के यानी ब्राह्मण को, भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना, दिया कुमारी राजपूत और प्रेमचंद बैरवा दलित को उप मुख्यमंत्री बनाना। ये जो सोशल इंजीनियरिंग की है, ये जो मैसेज दिया है बीजेपी नेतृत्व ने, इसका असर देखेंगे हम लोकसभा चुनाव में? जी, इसका जो असर है वो सबसे बड़ा ये होने वाला है कि ये जो जातीय जनगणना वाला जो मुद्दा इन्होंने उठाया था, वो नेपथ्य में चला जाएगा। वो अब किसी भी प्रकार से प्रासंगिक नहीं रहेगा। एक तो ये होगा और इससे भी बड़ा जो जो संदेश गया है वो ये गया है कि इन वर्गों में से भी जो सामान्य कार्यकर्ता है, उसको चुना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इन वर्गों में एलीट्स नहीं हैं। यस। फिर भी इनमें से ही सामान्य कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री चुनना जो है, ये भी एक बहुत बड़ा संदेश है। जैसे मैं देख रहा हूँ, जैसे राजस्थान में मैं देख रहा हूँ कि भजनलाल शर्मा, आप उनको ठीक है, उनको आप जाति का ब्रांड अवश्य लगा सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उत्साहित है, जाति और धर्म से परे। क्योंकि उसको लग रहा है कि भई कार्यकर्ता है भई ये वो व्यक्ति है जो कल तक हमारे साथ यहाँ पर कार्यालय में बैठता था, उसको बनाया गया है। तो इसका मतलब हमारे लिए भी रास्ते पूरे खुले हुए हैं। ये वंशवादियों से और बड़े नेताओं से और पैराशूटिस्ट से, इनसे हमारे जो रास्ते हैं वो ब्लॉक्ड नहीं है, जैसे कांग्रेस में है। कांग्रेस में तो इस ये जो 3 कैटेगरी मैंने बताई, इसी 3 कैटेगरी के लोग जो हैं, बाकी सबका रास्ता ब्लॉक किए रहते हैं। इसीलिए आप देखते बिल्कुल। हैं कि यहाँ कोई, आप ये देखिए, आप जानते हैं, तो आपने देखा, आपने कांग्रेस की बीट इतने साल कवर की है जी कि हाँ, जी हाँ। कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस में कोई भी कार्यकर्ता बिना पैसे काम नहीं करता। कांग्रेस का कार्यकर्ता, आपको या तो आप उसको पैसे दोगे या कोई आप ऐसा उसको प्रतिफल दोगे, तब तो वो काम करेगा, वरना नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी बहुत बड़ी खेप ऐसी है जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, लगन से, निष्ठा से काम करती है। तो इस अंतर को कैसे पाटेंगे राहुल गांधी? वो तो स्वयं ही अपने वंश के बल पर बैठे हुए हैं वहाँ पर, और जिनको उन्होंने बैठा रखा है वो उनकी कठपुतली है। मुझे बड़ी हँसी आती है जब कांग्रेस वाले कहते हैं कि इन्होंने अपने कठपुतलियों को बैठा दिया। अरे भाई! तुम्हारा तो 70 साल का इतिहास यही है। 70 क्या, जब से आप बने हुए तब से, नेहरू जी के बाद से तो पूरा इतिहास ही यही है। और एक बिना प्रधानमंत्री कठपुतली के को कोई 10 बैठ ही साल नहीं तक सकता। रिमोट से चलाते रहे। एक बताइए आप, एक कठपुतली को प्रधानमंत्री बना के बैठा दिया बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर दूसरों को कह रहे हैं कि साहब कोई नहीं, इन्होंने तो वसुंधरा राजे के साथ बड़ा बुरा किया। अरे वसुंधरा राजे बन जाती ना, तो आधे कार्यकर्ता जो है वो भाग के छुप जाते कि अरे भाई कहीं रानी की नजर नहीं पड़ जाए, बदला नहीं ले ले कहीं।
तो इतनी प्रतिहिंसा, प्रतिशोध की इतनी अधिक भावना रहती थी कि किसी कार्यकर्ता ने किसी उनके विरोधी के लिए काम कर दिया तो उसकी शामत आ जाती। पुलिस केसेस उसके खिलाफ हो जाते। इतना मैं तो कह रहा हूँ कि साहब कि इस प्रदेश का अब जाके सौभाग्य जागा है। यहाँ लोग ये कह रहे हैं कि भई भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री पहले भैरव सिंह जी थे, तो भैरव सिंह जी का वो व्यक्तित्व जो था वो पार्टी पर भारी था। जी, जी। फिर वसुंधरा को बनवाया, बनवाने में भी भैरव सिंह जी की भूमिका थी। तो उनका व्यक्तित्व भी पार्टी पर भारी पड़ गया। बिल्कुल आरंभ के 6 महीने छोड़ दीजिए, उसके बाद उन्होंने पूरी पार्टी को अपने व्यक्तित्व से आच्छादित कर दिया। अच्छा, वो भी कोई पार्टी से उठ के नहीं आई थी, वो भी अपने वंश के कारण ही आई थी। तो पहली बार जो मुख्यमंत्री बना है, वो भारतीय जनता पार्टी का बना है, यानी कि संजय जी, पार्टी का बहुत बना है। बहुत 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 धन्यवाद संजय जी, इतना समय निकालने के लिए ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद आपको। वंदे मातरम।